दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आएँ या अटकलें आएँ, कभी रास्ता भटकिए नहीं। हमेशा अपने रास्ते पे निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता के रास्ते आपको तभी दिखेंगे जब आप एकदम करीब पहुंच जाएंगे। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे ही डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए वन लाइनर्स है और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। वीरेंद्र पॉल केनिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए। रामकरण वर्मा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश ने राज्य औद्योगिक विकास नीति 2020-23 की शुरुआत की है। प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। वाल्टर मार्टोस पेरू के नए प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद औलद बिलाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने। आईआईटी कानपुर ने बीग नाम के स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया है। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2020। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवार्ड लॉन्च किया। निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे साल के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक किताब जारी की गई। रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा वेबिनार का उद्घाटन किया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन साहू को कला में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस करते हुए एक नई योजना लॉन्च की है गुजरात में सिर्फ 2020 और 21 के लिए, और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। और इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं 1800 करोड़ रुपए। और इस स्कीम से स्टेट के यानी गुजरात के लगभग जो 56 लाख फार्मर्स हैं जो कि फसलों का लॉस के इशू को फेस कर रहे हैं, बाढ़ के कारण या कहीं पे कम वर्षा हुई, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हुई या कहीं पे बेमौसम बरसात हुई, तो इससे होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, इसके लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिससे जो फार्मर्स है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में कौन कौन से फार्मर्स को कवर किया जाएगा? तो जिन्होंने भी मानसून यानी कि खरीफ क्रॉप बोए हैं, या ऐसे ट्राइबल फार्मर्स जिन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में रजिस्टर किया हुआ है, तो ये 2 टाइप के फार्मर्स एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो इस स्कीम में जो फ़ायदा मिलेगा वो जब फसल को 33% से ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, उसके ऊपर के नुकसान वाली फसलों को कवर किया जाएगा। ओके, तो जो ऐसी फसल हैं जिनमें 33% से 66% से ज़्यादा लॉस हो चुका है जिन फार्मर्स को, तो उन्हें कंपनसेशन के तौर पे 20,000 रुपये मिलेगा पर हेक्टेयर। ओके, और मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक वो कंपनसेशन ले सकते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर का 20,000 हो गया तो 4 हेक्टेयर का 80,000। और ऐसी क्रॉप लॉस जो कि 60% से ज़्यादा हैं तो उनके लिए फार्मर्स को 25,000 रुपये पर हेक्टेयर का अमाउंट दिया जाएगा। और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 4 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर का 25,000 तो 4 हेक्टेयर का हो गया 1 लाख रुपये। गुजरात की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन फॉर्च्यून्स टॉप 100 कंपनीज़। फॉर्च्यून की शीर्ष 100 कंपनियों में सूचीबद्ध होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून्स ने अपनी टॉप 500 की कंपनीज़ की लिस्ट जारी की थी, और उसमें टॉप 100 में इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि RIL। ओके, और इसका रैंक है 96। तो 100 में से 96 नंबर पे रही RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड।
और टॉप 500 में बात करें तो भारत की 6 कंपनीज़ थी टॉप 500 में, जो कि थी इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। ओके, तो टॉप 500 में ये 6 कंपनीज़ थी और टॉप 100 में सिर्फ RIL थी। तो बात करें टॉप की 5 कंपनीज़ की, तो इस लिस्ट में जो टॉप की 5 कंपनीज़ थी उसमें से 3 चाइना की थी, एक USA की थी और एक एंग्लो डच थी। ओके, और इस लिस्ट में टॉप किया है USA की कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। ओके, हाल ही में ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में 4थे नंबर पे आ गए हैं। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेलारूसियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फॉर द 6th टाइम। हाल ही में 6वीं बार बेलारूसी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है बेलारूसियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये 6वीं बार है जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो 1994 में इन्होंने पहली बार जीता था और 1994 से अब हो गया है 2020। तो अभी तक जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं यानी कि 6 बार, तो हर बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ही जीते हैं। बेलारूस की बात करें तो कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर हैं रोमन गोलोब्शेंको और प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के अलग अलग कंट्रीज़ में, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गयाना के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद इरफान अली, गयाना के ही प्राइम मिनिस्टर बने मार्क फिलिप्स, सोमालिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने मेहदी मोहम्मद गुलैद, उसके बाद तुनीशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हिशेम मिचीची, आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने हामिद बाकायोको, गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ओसोका रोपोंडा, सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं हाल ही में महिंदा राजापक्षा, पेरू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वॉल्टर मार्टोज, मॉरिटानिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद औलद बिलाल और बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल यूथ डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 12 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे 2020, और इस साल की थीम रखी गई थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस साल की जो थीम रखी गई थी वो थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके, तो जो इंटरनेशनल यूथ डे है ये मनाया क्यों जाता है हर साल? इसे मनाया जाता है जो भी एफ़र्ट्स किए जाते हैं यूथ के द्वारा सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, यानी कि सोसाइटी की अच्छाई के लिए यूथ के कारण जो एफ़र्ट्स हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसके अलावा इस डे का एक और एम है, जो भी यूथ हैं तो उनको प्रमोट कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अपना इंगेजमेंट दें, अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ में। ओके, और सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया इवेंट जिसका नाम था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसकी थीम रखी गई थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। उसके बाद 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल भी कहा जाता है, और इसकी इस साल की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। ओके, उसके बाद 9 तारीख को ही मनाया गया नागासाकी डे। और हिरोशिमा डे और नागासाकी डे इस बार इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस साल इन दोनों की ही 75th एनिवर्सरी है। उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसकी थीम रखी गई बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा, तो इसी वेबिनार की ये थीम थी। उसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। 12 अगस्त को ही मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, और थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं अगस्त के या किसी मंथ के, तो कोशिश करिए कि सीरीज़ से 1 बाय 1
याद रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ICAR's डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ। ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक डेटा रिकवरी सेंटर जिसका नाम है कृषि मेघ, और इसे लॉन्च किया गया है जो भी गवर्नमेंट का रिसर्च बॉडी है एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के ICAR। तो इसका जो भी महत्वपूर्ण डेटा है उसको बचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओके, इसको सेट किया गया है यानी सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM, जो कि हैदराबाद में है। ओके, और जो इसका मेन डेटा सेंटर है अभी प्रेजेंट में ICAR का, वो है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IASRI, जो कि है न्यू दिल्ली में। तो जो मेन डेटा सेंटर है और ये जो नया सेंटर बनाया गया है कृषि मेघ, तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा ताकि डेटा का आदान प्रदान हो सके और डेटा दोनों जगह सुरक्षित रहे। ओके, कृषि मेघ को सेटअप किया गया है एक प्रोजेक्ट के अंदर, जिस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ओके, NAHEP, और इसमें फ़ंड किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन हैज़ अनाउंस्ड डैश ह्यूमैनिटेरियन एड टू सपोर्ट फ्लड विक्टिम्स इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। यूरोपीय संघ ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों का समर्थन करने के लिए डैश मानवीय सहायता की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने अनाउंसमेंट किया है 1.65 मिलियन यूरोस का मानवीय सहायता की घोषणा की है यूरोपीय संघ में, क्योंकि जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई और वहाँ पे जो बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति हैं उनके समर्थन के लिए ये मदद की गई है। इसके पहले यूरोपियन यूनियन ने इस साल के शुरुआत में ही 1.8 मिलियन यूरोस का और अनाउंसमेंट किया था मदद का। जो साइक्लोन आया था अम्फान, इससे काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह, तो वहाँ पे मदद के लिए 1.8 मिलियन यूरोस का मदद की घोषणा की गई थी। और अब बाढ़ पीड़ितों के लिए 1.65 मिलियन यूरोस की घोषणा की गई। तो अब जो टोटल अमाउंट हो गया है EU की तरफ से सपोर्ट का साउथ एशिया रीजन में, मोस्टली इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में जो भी विक्टिम्स हैं डिज़ास्टर्स के, जैसे कि बाढ़ और साइक्लोन, तो जो टोटल अमाउंट है दोनों को ऐड करके हो चुका है 3.45 मिलियन यूरोस। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुए हैं 1.65 मिलियन यूरोस का, इसमें से 5 लाख यूरोस इंडिया में यूज़ करे जाएंगे वहाँ पे इमरजेंसी रिलीफ सप्लाइज़, वाटर और सैनिटाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। उसके अलावा लगभग 1 मिलियन यूरो जो है वो बांग्लादेश में यूज़ किए जाएंगे, और उसके अलावा 1,50,000 जो यूरोज़ हैं वो नेपाल में यूज़ करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट रेगुलेटरी अप्रूवल टू कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तभी हाल ही में रसिया में डेवलप की गई एक कोविड-19 की वैक्सीन, और रसिया ने उस वैक्सीन को अप्रूवमेंट दे दिया है। तो इस तरह से रशिया पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जिसने कि कोविड-19 के वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है। वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। ओके, स्पुतनिक 5 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, स्पुतनिक 5। इस वैक्सीन के ह्यूमन टेस्टिंग के अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इस वैक्सीन को अप्रूवमेंट दे दी गई रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी असमंजस में है इस वैक्सीन को लेके कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं। ओके, और इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है जॉइंटली गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, जिसका पहला बैच है इस वैक्सीन का, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 हफ्तों में इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा और अगले आने वाले 1 या 2 महीनों में इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मालदीव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अद्दू अटोल। अद्दू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश ने मालदीव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट यानी कि इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मालदीव के साथ, जिसके तहत जो अद्दू अटोल है मालदीव में, वहाँ पे 5 इको टूरिज्म जोन डेवलप किए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट की गई एक वर्चुअल सेरेमनी में
और इस सेरेमनी में मौजूद थे जो मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर हैं संजय सुधीर और मालदीव के फॉरेन सेक्रेटरी अब्दुल गफूर मोहम्मद। तो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे ये 5 इको टूरिज़्म जोन डेवलप किए जाएंगे? तो वो हैं हिथाधू, माराधू, फेधू, हुलहुडहू और मीधू। तो ये 5 शहर हैं जहाँ पे ये इको टूरिज़्म जोन डेवलप किए जाएंगे। तो 17 मार्च 2019 को भारत की तरफ से एक MOU साइन किया गया था मालदीव के साथ 5.5 मिलियन US$ का, जो था इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि HICDP। तो इसी MOU के तहत ये जो 5 इको टूरिज़्म जोन हैं इन्हें डेवलप किया जा रहा है। मालदीव की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट ऐप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस? किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम ने लॉन्च किया है भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स होती हैं या छोटे कारखाने हैं, तो कोई भी वहाँ पे जैसे कोई ऑर्डर लेने आता है तो उनके हाथ में एक फ़ोन टाइप का डिवाइस होता है जिस पे वो ऑर्डर लेते हैं। तो अब उसी डिवाइस के थ्रू ऑर्डर भी ले सकते हैं और उसी डिवाइस में पेमेंट भी हो जाएगा। तो इस टाइप की सर्विस लॉन्च की है सबसे पहले इंडिया में पेटीएम ने, और ये बन गया है इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। ठीक है, इसका नाम दिया गया है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS, और इससे कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग हो सकती है और पेमेंट भी कॉन्टैक्टलेस हो सकता है। इस एफर्ट को किया गया है जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, SMEs हैं, तो उनको डिजिटाइज़ करने के लिए। तो इसका डिज़ाइन लगभग एक फ़ोन की तरह ही है और इसको इंटीग्रेट किया गया है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप से, ताकि जो GST वाले बिल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके और जो भी ट्रांजैक्शन है और सेटलमेंट हैं उनको मैनेज किया जा सके। पेटीएम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। फाउंडर हैं पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, CEO हैं वरुण श्रीधर और प्रेसिडेंट है पेटीएम के अमित नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज़ टू यूथ? युवाओं को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने शुरू किया है एक स्कीम या योजना जिसका नाम है कर्मा साथी प्रकल्प के। इसके तहत जो भी बेरोज़गार यूथ्स हैं तो उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे काफ़ी किफ़ायती दरों पे। तो इस स्कीम के तहत में कवर किए जाएंगे वेस्ट बंगाल के लगभग 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंकों से लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे अफोर्डेबल रेट्स पे, और इस स्कीम के लिए बजट तय किया गया है 500 करोड़ रुपए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ की ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू टेस्ट फायर अपर स्टेज रॉकेट इंजन? कौन सी कंपनी अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपर स्टेज रॉकेट इंजन का, और वो बन गई है इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिन्होंने कि अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। तो अपर स्टेज रॉकेट इंजन होता क्या है? तो जो रॉकेट होते हैं उनमें कोई कोई रॉकेट होते हैं जो 3 स्टेज रॉकेट होते हैं, कोई होते हैं 4 स्टेज होते हैं। ओके, तो अलग अलग रॉकेट जो हैं एक के ऊपर एक उसमें अटैच कर दिए जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी स्टेज निर्धारित होती है तो सब अलग होते जाते हैं। सपोज़ आपने वीडियो में देखा होगा कई बार कि कोई रॉकेट लॉन्च हुआ तो आधे रास्ते पे जाके नीचे के पार्ट्स अलग हो जाते हैं और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अलग चला जाता है। तो वहीं जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको अपर स्टेज बोली जाती है, और उसी स्टेज का जो इंजन होता है उसको अपर स्टेज रॉकेट इंजन बोला जाता है। तो उसी तरह के एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है जो कि एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन था, और उसका नाम दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पे, रमन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंजन का नाम दिया गया है रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्फेडरेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2022?
किस संघ ने भारत @75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 का आयोजन किया है? अभी हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ यानी कि CII ने ऑर्गेनाइज कराया है इंडिया @75 समिट मिशन 2022। और इस समिट पे उपस्थित रहे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME के मिनिस्टर हैं, और साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी। और इस समिट का फोकस था जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है उसको रीइन्वेंट करने का, ओके, कैसे बढ़ाया जाए देश की टेक्नोलॉजी को उस चीज़ पे। और नितिन गडकरी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो MSME मिनिस्ट्री है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री बनाए खुद को और स्वदेशी चीज़ें यूज़ करें जो अंदर की ही बनी हुई हैं खुद के देश की, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें और बाहर के आयात को रोक लगाएं। बाहर की चीज़ें कम यूज़ करें और स्वदेशी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। बात करें CII की यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, यहाँ के प्रेसिडेंट है उदय कोटक, वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है रिनाउंड पोएट एंड लिरिसिस्ट राहत इंदौरी पास्ड अवे रिसेंटली एट 71। प्रसिद्ध कवि और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनका निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 9 ट्राइबल फायर फाइटर्स म्यूजियम बाय 2022। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने 2022 तक 9 जनजातीय सेनानियों के संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज़ एबॉलिश्ड इट्स एडवाइजरी बॉडी कॉटन एडवाइजरी बोर्ड। कपड़ा मंत्रालय ने अपने सलाहकार निकाय कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है। जर्नलिस्ट नितिन सेठी वॉज अवॉर्डेड एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019। पत्रकार नितिन सेठी को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। लेबनान प्राइम मिनिस्टर हसन दायब एंड हिज गवर्नमेंट स्टेप्स डाउन आफ्टर बेरूत एक्सप्लोजन। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दायब और उनकी सरकार ने बेरूत के विस्फोट के बाद पद छोड़ा। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021। 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू उपराज्यपाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इनके पहले जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उनका अपॉइंटमेंट हो गया है अब भारत के नए CAG के रूप में। ओके, तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।